हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। हम जीएस 4 के एथिक्स पेपर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टाइम टाइम पे इनके जो डिस्कशन है, इनके जो टॉपिक्स हैं, उनके सारे सारे लेक्चर्स के डिस्कशन करेंगे, सारे टॉपिक्स के इन अ वे कि आपके लिए बहुत ही इजीली लैंग्वेज में, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वे में आपके लिए ये सारे क्लियर कंसेप्ट हैं, ये क्लियर हो जाएं और आप जीएस 4 के एथिक्स के पेपर में एक अच्छी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। तो इसी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम एथिक्स के डिस्कशन से कि एथिक्स क्या होता है, एथिक्स के मीनिंग क्या होता है। आज का जो लेक्चर है, डिस्कशन है, उसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि एथिक्स की मीनिंग क्या होती है, एथिक्स किसको बोलते हैं, इसके साथ साथ में एथिक्स किसको नहीं बोलते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यूज एंड मॉरल्स इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, की वैल्यूज और मॉरल्स का क्या रोल होता है ये डिसाइड करने में कि एथिक्स किसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एथिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, एथिक्स को हम मेनली यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन लिए हैं और ये तीनों ही डेफिनेशन एथिक्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। सबसे पहली डेफिनेशन ये बोलती है कि एथिक्स इज एन एज ओल्ड अटेम्प्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स टू डिटरमाइन हाउ दे शुड एक्ट। मतलब ये एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स ये डिटरमाइन करने की या डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे एक्ट या बिहेव करना है। जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स that society places on itself which help guides people's action choices action and behavior। मतलब दूसरी डेफिनेशन ये बोल रही है कि एथिक्स उन स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं जो सोसाइटी अपने ऊपर सेट करती है कि अब उनकी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या चीज़ें चॉइस करेंगे, क्या एक्शंस परफॉर्म करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कौन से टाइप के एक्शंस को एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ये सारी चीज़ों की जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कंपाइलेशन होता है, उसको बोलते हैं एथिक्स। इसके साथ साथ में तीसरी जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि एथिक्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन को बोलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। मतलब ये ह्यूमन एक्शन की सिस्टमेटिक स्टडी है उनकी राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस के हिसाब से, जिससे वो हाईएस्ट गुड जो है वो अचीव कर पाए। मतलब सोसाइटी के लिए भी और इंडिविजुअल अपनी लाइफ के लिए भी जिन तरीकों से, जिन जिन मैनर से हाईएस्ट गुड अचीव कर सकता है, उन एक्शंस की राइटफुलनेस, वो एक्शन कितने सही या कितने गलत है, उनकी स्टडी की, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी को एथिक्स बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन से एक चीज़ आपके माइंड में आई होगी, इन तीनों डेफिनेशन में जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन चीज़ ये बोलती है कि हाउ शुड ह्यूमन अ पर्सन, अ ह्यूमन इंडिविजुअल एक्ट, दैट इज द मेन कोड ऑफ कंसर्न और दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एथिक्स, ऑफ द पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ द एथिक्स, कि एक इंडिविजुअल का अपनी लाइफ में कैसे बिहेव या एक्ट करना चाहिए और उसके कौन से एक्शन राइटफुल या रॉन्गफुल माने जाएंगे, ये इस चीज़ का डिस्कशन या स्टडी जो होती है उसको एथिक्स मानते हैं। अगर हम बात करें एथिक्स की फर्दर डिटेल में कि उसको कैसे हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसको जानने के पहले हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फैक्ट और वैल्यूज में डिफरेंस। देयर आर टू की कंसेप्ट नोन एज फैक्ट एंड वैल्यूज। इन दोनों का ही बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है लाइफ में और ये डिटरमाइन करने में कि किसकी स्टडी को एथिक्स बोला जाएगा और किसकी स्टडी को नहीं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक लाइन किसी ने बोली, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ये स्काई इज ब्लू एक स्टेटमेंट है और साथ साथ में एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ह्यूमंस शुड नॉट स्टील, ह्यूमंस शुड नॉट स्टील, किसी भी पर्सन को चोरी नहीं करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट में आपको क्या डिफरेंस लगता है? ये स्टेटमेंट में डिफरेंस ये है कि एक जगह पे ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कोई चीज़ विजुअली कैसी दिख रही है, जिसमें कोई एक फाइट नहीं होती, मतलब जिसमें एक ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे स्काई इज ब्लू, तो वो स्काई इज ब्लू में कोई पर्सन अगर ये उसको काउंटर करना चाहता है तो वो सिंपली ये बोल सकता है कि मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि स्काई कंप्लीटली ब्लू है। लेकिन इस चीज़ पे ऐसी कोई चीज़ लड़ाई नहीं हो सकती जो पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दे या पूरी सोसाइटी को एक ही चीज़ मानना पड़ेगी। मतलब सोसाइटी में इंडिविजुअल्स फ्री हैं ये अपने हिसाब से देख के समझने के लिए कि स्काई नीला दिख रहा है या फिर नीले से थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा लाल दिख रहा है, थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा है, किस तरह का दिख रहा है, ये लोगों के बीच में एक अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है जिसपे कोई एक दूसरे को कंपेल नहीं करेगा विश्वास करने के लिए कि वो ब्लू ही दिख रहा है। लेकिन ह्यूमन शुड नॉट स्टील, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरी सोसाइटी पे अप्लाई होता है और जब पूरी सोसाइटी इसको फॉलो करेगी तभी सोसाइटी एक प्रॉपर तरीके से चल पाएगी। तो ये दो स्टेटमेंट हमको एक चीज़ क्लियर करते हैं कि हमारी लाइफ में दो चीज़ें या दो टाइप के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। एक वो स्टेटमेंट जो प्योरली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं,
जिनको पूरी सोसाइटी पे फोर्स नहीं किया जाता, जिनका पूरी सोसाइटी का सेम मानना जरूरी भी नहीं होता, जैसे स्काई इज ब्लू, सबका एग्री करना जरूरी नहीं है। कोई अगर ये बोलता है कि मुझे ब्लू नहीं लग रहा, देन इट इज ऑल्सो फाइन। उसकी आंखों की प्रॉब्लम है या उसकी आंखों का इशू है या उसकी आंखों का ऑब्जर्वेशन है। इट इज नॉट द थिंग टू बी फाइंड ऑफ, या फिर उससे सोसाइटी में कोई केओस नहीं आ जाएगी। अगर कोई ये नहीं मानता कि स्काई ब्लू नहीं दिख रहा, तो इससे सोसाइटी में कोई कोई एक तरह से बिल्कुल टेंशन या स्ट्रेस नहीं आ जाएगा। लेकिन ह्यूमन शुड नॉट स्टील। अगर हर कोई इस बात पे एग्री नहीं करता, तो इस केस में कुछ लोग हैं जो इस बात पे अगर एग्री नहीं करते कि ह्यूमंस को चोरी नहीं करना चाहिए, तो वो चोरी करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो चोरी करने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी में केओस आ सकता है। सो देर आर टू काइंड ऑफ स्टेटमेंट, वन इज व्हाट इज विजिबल टू यू, व्हाट इज सीमिंग, एंड देर इज सेकंड काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट इज इन जनरल सबके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। इस टाइप के दूसरे स्टेटमेंट होते हैं। तो ये जो दूसरे वाले स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें बेसिकली हम कोई चीज अच्छी या बुरे की नजर से देखते हैं, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड वैल्यू स्टेटमेंट। ये किसी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इसमें चोरी ना करना एक अच्छी वैल्यू है। किसी इंसान में अगर ये वैल्यू है कि वो चोरी नहीं करता, तो वो एक अच्छी वैल्यू मानी जाती है। तो फैक्ट्स जो होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव आइडिया होते हैं, जबकि वैल्यूज जो होती हैं प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया होती है। प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया मतलब ये बताई जाती है लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन डिस्क्रिप्टिव आइडियाज में ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को एक पर्सन दूसरे पर्सन को या पूरी सोसाइटी किसी एक पर्सन को बताएगी कि आपको क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए। दीज आर डिस्क्रिप्शन, दीज आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द फेनोमेना विच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इनटू द नेचर। तो फैक्ट्स जो होते हैं ये एब्सोल्युटली ट्रू हो चाहे नहीं हो, ये वैल्यू न्यूट्रल होते हैं। मतलब ये सही हो या नहीं हो, मतलब कोई आदमी अगर ये बोल रहा है कि नहीं स्काई ब्लू है, फिर भी अगर वो बोल रहा है नहीं मुझे तो ऑरेंज दिख रहा है, मेरे लिए तो ऑरेंज है, तो भी इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है, इसमें कोई गुड या बैड नहीं है कि भाई तुमको ऑरेंज कैसे दिख सकता है, तुम अच्छे आदमी नहीं हो इसलिए तुमको ऑरेंज दिख रहा है। ये इस टाइप का कोई स्टेटमेंट नहीं बनता इसमें लॉजिकली। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिनमें कोई वैल्यू नहीं होती अच्छे बुरे की, दे आर कॉल्ड एज फैक्ट। तो फैक्ट जो होते हैं ये कभी भी, इसका ये मतलब है कि फैक्ट जो है हमेशा डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को, लेकिन किसी चीज को एवेल्युएट नहीं करते। ये जो अच्छे बुरे की कैटेगरी में किसी चीज को हम डालते हैं, इस कैटेगराइजेशन को बोलते हैं एवेल्युएशन। तो फैक्ट के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कभी भी किसी चीज को एवेल्युएट नहीं करते, और फैक्ट एवेल्युएट नहीं करते या ऐसी कोई कोशिश नहीं करते, तो ये एथिक्स के डोमेन में नहीं आते। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो किसी चीज को एवेल्युएट नहीं करता कि वो गुड है या बैड है, तो उसको एवेल्युएशन की स्ट्रीम में नहीं डालता, तो उसको एथिक्स की फील्ड में नहीं स्टडी किया जाता। तो फिर एथिक्स किस पे फोकस करता है? तो जो सेकंड टाइप के हमारे स्टेटमेंट हैं, दैट इज जिसमें वैल्यूज है कि ये गुड है या नहीं है, उस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट की कवरेज आती है एथिक्स के अंदर। तो वैल्यूज आर द स्टेटमेंट, या वैल्यूज आर समथिंग विच वी डिजायर टू सी और विच वी विश टू सी। तो अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में हर कोई ईमानदार रहे, हर कोई इंटीग्रिटी से काम करे, हर कोई ट्रांसपेरेंट रहे, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे, तो ये जो स्टेटमेंट है दीज आर कंसिडर्ड स्टेटमेंट्स फिल्ड विद वैल्यूज। और ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन ऑल्सो कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक होती है चीज गुड और बैड, और एक होती है चीज राइट एंड रॉन्ग। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो गुड है वो राइट ही हो। जैसे अर्निंग वेल्थ इज अ गुड वैल्यू। आप वेल्थ अर्न करने के लिए अगर हार्डवर्क करते हैं तो इट इज अ गुड वैल्यू इन यू, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट और रॉन्ग हो। क्योंकि अगर आप उसको राइट मानेंगे, गुड को हमेशा राइट मानेंगे, तो इस केस में अगर कोई गलत तरीके से भी वैल्यू मनी को या वेल्थ को क्रिएट कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, करप्शन के थ्रू भी मनी को अरेंज कर रहा है, कोई गलत तरीके से कोई किडनैपिंग करके, कोई मर्डर करके अगर मनी को अरेंजमेंट कर रहा है, वेल्थ अर्न कर रहा है, तो जरूरी नहीं है वो राइट हो। इस केस में अगर आप उसको गुड मानते हैं वेल्थ को अरेंज करना, तो जरूरी नहीं है वो राइट है, ये रॉन्ग मेथड से आप वेल्थ अरेंज कर रहे हैं। तो एथिक्स जो होती है दो रिगार्ड में वैल्यूज को देखती है, एक तो वो गुड है या बैड है, और एक तो वो राइट है या रॉन्ग है। लेकिन मेन फोकस उसका रहता है राइट और रॉन्ग के डिसीजन को लेके, क्योंकि वैल्यूज तो गुड और बैड हर टाइप की होती हैं, लेकिन उनकी राइटनेसनेस, वो वैल्यू गुड या बैड होने के बाद भी कितनी सही या गलत है, इस पॉइंट का डिस्कशन ही एथिक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि आपको जो है किसी पर्सन का, एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को अगर बोला जाए कि ये पर्सन जो है, इस पर्सन की बॉडी में ये जो हाथ है उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसका हाथ कट करना चाहिए। तो नॉर्मल टर्म्स में आप इसको क्या मानेंगे? नॉर्मल टाइम्स में अगर कोई किसी पर्सन का हाथ काटता है, कट करता है, तो उस केस में वो एक
रॉन्ग एक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर किसी पर्सन की लाइफ सेव करने के लिए उसका हाथ कट कर रहा है तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो एक्शन है, वो तो आप वैल्यू वाइज बैड मानते हो कि ये हाथ कट कर रहा है, लेकिन ये एक्शन जो है अपने आप में राइट है, एथिकली राइट है, क्योंकि वो किसी की पर्सन की लाइफ सेव करने के लिए इंटेंशन से वो काम कर रहा है। तो एथिक्स फैक्ट के बारे में कभी भी कोई डिस्कशन नहीं करता, ये हमेशा उन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करता है जो वैल्यू से लेडन हो, जिसमें हम सोसाइटी को या सोसाइटी मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सही है और क्या गलत है। तो इस केस में जैसे ये जो स्टेटमेंट है प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया मतलब जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे उस रिगार्ड में ये जो स्टेटमेंट है, डिजायरिंग मनी इज रॉन्ग, दिस इज अ वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट, जिसकी राइटेडनेस और रॉन्गनेस पे स्टेटमेंट या डिस्कशन आता है, विच इज कंसिडर्ड द डिस्कशन ऑफ एथिक्स। तो जैसे मान लीजिए डिजायरिंग मनी इज रॉन्ग, अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन है। कुछ लोग कुछ डिस्कशन में कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे, अगर आप कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर आप इस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे एथिकली, तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लोगों को मनी डिजायर करना चाहिए, वो उनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाती है, वो उनको अपने बच्चों को अच्छे से ग्रो अप करने में हेल्प करती है। लेकिन डिजायरिंग मनी इज रॉन्ग मतलब अगर एक ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए वो मनी की डिजायर बियॉन्ड द नीड, तो वो गलत है। तो इस केस में हाँ, वो स्टेटमेंट जो है कंटेक्स्ट के हिसाब से सही या गलत हो सकता है। एथिकली वो स्टेटमेंट कब सही माना जाएगा, कब गलत माना जाएगा, इन चीज़ों का पूरा स्टडी और डिस्कशन जो होता है, दैट इज कंसर्न विद एथिक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एथिक्स का फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट और वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट से क्या अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन है, और कितना वैल्यू से कैसे वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट ही एथिक्स के रीम में आते हैं, ये आपको क्लियर आउट हो गया। अब आता है डिस्कशन थोड़ा सा और, जैसे एक जो डिस्कशन यहाँ पे आता है कि क्या हर वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट जो होता है वो सही या गलत की कैटेगरी में आता है। तो ये भी नहीं है, मतलब हर वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट सही या गलत में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, आई शुड बी किंग ऑफ द यूनिवर्स, या मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि आपने मुझसे बोला है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मैं इसको कैसे एनालाइज कर सकता हूँ। ये स्टेटमेंट ना तो सही है ना तो गलत है, ये आपका एक पर्सनल व्यू है, ये आपकी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो अच्छी पोस्ट होती है, और अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसमें अपने आप में कोई सही चीज़ नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। जब आप किसी पर्सनल लेवल पे, किसी पर्सन के लेवल पे, कि किसी एक इंडिविजुअल के लेवल पे वैल्यूज को देख रहे होते हैं, या उस इंडिविजुअल के स्टेटमेंट में ऐसी कोई वैल्यू होती है जिसका सोसाइटी के लिए कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, तो इस टाइप के वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट एथिक्स के लिए कोई काम के नहीं होते। तो एथिक्स जो होते हैं ये दो टाइप के स्टेटमेंट से डील करता है, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। एथिक्स का पूरा डिस्कशन जो आता है वो इस पे आता है, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। व्हाट इसका मतलब होता है कि क्या चल रहा है, व्हाट इज द रियली द फैक्ट, या व्हाट इज रियली द सिचुएशन इज, अभी क्या सामने आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड व्हाट इज। और व्हाट ऑट टू बी मतलब होता है कि वहां पे क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आई एम स्मोकिंग अ सिगरेट, तो ये सिचुएशन क्या है, व्हाट इज मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे स्मोकिंग करना चाहिए, शुड आई स्मोक सिगरेट, तो ये ऑट स्टेटमेंट हो गया। ऑट स्टेटमेंट का मतलब कि मैं जब ये डिस्कस करने लगूं कि मुझे सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, शुड आई स्मोक और नॉट, तो इस केस में ये टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं दे आर कंसिडर्ड इन द रीम ऑफ व्हाट ऑट टू बी। और एथिक्स जो होता है ये इस पे डिस्कशन करता है हमेशा, व्हाट ऑट टू बी। तो वैल्यूज जो होती हैं वो इस वाले स्टेटमेंट में भी हो सकती हैं, ऑट वाले स्टेटमेंट में भी हो सकती हैं, लेकिन एथिक्स हमेशा ऑट वाले स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है, इस वाले स्टेटमेंट का एनालिसिस नहीं करता। जैसे इसको एग्जांपल से समझे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे, या आई लाइक डूइंग स्मोकिंग, या आई लाइक स्मोकिंग, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला। अब ये स्टेटमेंट एथिकल एनालिसिस के हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि सोसाइटी का इसके लिए कोई इम्प्लीकेशन नहीं है कि मुझे स्मोकिंग करना अच्छा लगता है या नहीं लगता। लेकिन व्हाट ऑट टू बी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या स्मोकिंग सही है या गलत है, जब मैं इसकी डिस्कशन पे आऊँगा, शुड स्मोकिंग बी अलाउड, तो उस केस में मैं एथिक्स के डिस्कशन पे जाऊँगा, शुड स्मोकिंग बी अलाउड, तो यहाँ पे एक डिस्कशन आ गया। तो अभी इस वाली कंडीशन क्या है, आई लाइक स्मोकिंग, इसमें अपने आप में कोई राइटनेसनेस या रॉन्गनेस नहीं आती, दिस इज अ फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। तो इस पे जब मैं कोई मुझे एनालाइज करने की कोशिश करेगा तो वो एथिक्स की स्टडी नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि क्या स्मोकिंग को अलाउ किया जाना चाहिए, क्या स्मोकिंग करना सही है गलत है, तो ये ऑट वाला स्टेटमेंट हो गया। मतलब अभी जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शुड इट बी देयर और नॉट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑट, कि क्या ये सही है, क्या गलत है। तो ये वैल्यू होना चाहिए कि नहीं, क्या लोगों को स्मोकिंग पसंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
ये वैल्यू का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये इंडिविजुअल पे लिमिटेड नहीं है क्वेश्चन, ये पूरी सोसाइटी के लिए इम्प्लीकेशन रखता है कि क्या सोसाइटी में स्मोकिंग सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए मतलब शुड पीपल लाइक डूइंग स्मोकिंग और शुड पीपल डू नॉट लाइक स्मोकिंग। तो ये क्वेश्चन ऑट वाला क्वेश्चन आ गया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में ये एथिक्स के ड्रीम का एक डिस्कशन हो गया। तो माय पॉइंट इज सारे वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट जो होते हैं वो एथिक्स के क्वेश्चन या एथिक्स की स्टडी नहीं होते, लेकिन एथिक्स की स्टडी में जितने स्टेटमेंट आते हैं उन सब में वैल्यूज होती है। अगर मैं इसको आपको वेन डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा जहाँ पे ये जो बाहर वाला सर्कल है ये वैल्यू स्टेटमेंट है, ये वैल्यू स्टेटमेंट है, और जो अंदर वाला सर्कल है एथिक्स स्टेटमेंट है। मतलब सारे वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट एथिक्स के ड्रीम में या एथिक्स के डिस्कशन में नहीं आते हैं, एथिक्स की स्टडी में नहीं आते, लेकिन जितने भी स्टेटमेंट एथिक्स की स्टडी में आते हैं उन सब में कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अब मुझे आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है? क्योंकि मुझे आईएएस ऑफिसर की पोस्ट अच्छी लगती है, इट इज़ अ वैल्यू। मुझे आईएएस ऑफिसर की पोस्ट अच्छी लगती है, वैल्यू है, क्योंकि वो अच्छी पोस्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या मानता हूँ। लेकिन सोसाइटी जब ये पूछती है कि क्या आईएएस ऑफिसर की पोस्ट सबसे हाईयर होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट टॉप पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नाउ दिस बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। इसमें एक वैल्यू है, वैल्यू ये है, वैल्यू ये बताना चाह रही है कि आईएएस ऑफिसर अच्छा है या बुरा है, उसकी पोस्ट जो है हायर लेवल पे या टॉप मोस्ट लेवल पे जो रखी जाती है वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो जानना तो ये भी चाह रहा है कि कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है, लेकिन ये इस कंटेक्स्ट में जानना चाह रहा है कि वो वैल्यू पूरी सोसाइटी के लिए राइट है या रॉन्ग है। तो जब एक ब्रॉड लेवल पे एक सोसाइटल लेवल पे हम किसी चीज़ की सही या गलत के अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइप के जो ऑट स्टेटमेंट होते हैं, ऑट स्टेटमेंट क्लियरली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच बेसिकली प्रिस्क्राइब सोसाइटी व्हाट सोसाइटी शुड डू, these kind of statement are called as ought statement and ethics इन टाइप की स्टेटमेंट की स्टडी करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है जैसे आई शुड बी द किंग ऑफ यूनिवर्स या आई वांट टू बिकम द एन आईएएस ऑफिसर, इनमें कोई मॉरल कंटेंट नहीं होता। मॉरल कंटेंट का मतलब इनकी कोई अपनी राइटनेस या रॉन्गनेस नहीं होती, और जिन स्टेटमेंट में मॉरल कंटेंट नहीं होता उन स्टेटमेंट की एथिक्स में कोई स्टडी की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि स्टेटमेंट उस इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड है जो इंडिविजुअल ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो ये एथिक्स के स्टेटमेंट है, एथिक्स की स्टडी के लिए ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कंसिडर्ड द रीम ऑफ एथिक्स, या एथिक्स की स्टडी या स्कोप में क्या आता है। तो एथिक्स की स्टडी के स्कोप में क्या आता है कि हाउ शुड एन इंडिविजुअल बिहेव और एक्ट। अब किस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव या एक्ट करे, इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि सोसाइटी उस किस टाइप के एक्ट को मॉरल मानती है और किस टाइप के एक्ट को मॉरल नहीं मानती। और मॉरल और इमोरल का मतलब क्या है, किस टाइप के स्टेटमेंट या एक्ट को बिहेवियर को राइट मानती है और किस टाइप के एक्ट को रॉन्ग मानती है। तो ये टाइप के जो स्टेटमेंट हैं जिनमें कोई मॉरल कंटेंट नहीं होता, इनको इमोरल कंटेंट होते हैं। इसमें ह्यूमन एक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आता कि वो पर्सन का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है सोसाइटी पे या नहीं है। तो ऑट स्टेटमेंट बियॉन्ड अ पर्सन जाते हैं और ये मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बताते हैं जो सारे ह्यूमन बींग्स पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। तो अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एथिक्स मेनली किसको बोलते हैं या किसकी स्टडी को बोलते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो हमको डिस्कस करना होता है कि एथिक्स क्या नहीं होता। जितना जहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए एथिक्स क्या नहीं होता, क्योंकि आप मान के चलिए एथिक्स की फील्ड बहुत वाइड है और इसकी कोई एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन नहीं है कि कौन सी चीज़ एथिक्स में पढ़ी जा सकती है और कौन सी चीज़ एथिक्स में नहीं पढ़ी जा सकती। तो इस कंटेक्स्ट में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एथिक्स में क्या पढ़ा जाता है और क्या नहीं पढ़ा जाता। अभी हमने ऊपर जो डिस्कशन किया वो ये बताता है कि एथिक्स में किन टाइप की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, लेकिन एथिक्स क्या नहीं होता, किन टाइप के राइट, क्योंकि कुछ जगह पे हैं सोसाइटी में, कुछ जगह हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे राइट एंड रॉन्ग की बात की जाती है, लेकिन राइट एंड रॉन्ग की बात होने के बाद भी वो एथिक्स के पार्ट नहीं है। तो ऐसी कौन सी जगह हैं या ऐसे कौन से डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें राइट और रॉन्ग की बात होती है लेकिन वो जरूरी नहीं है एथिक्स का पार्ट हो, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आता है, एथिक्स जो होते हैं ये सब्जेक्टिव फीलिंग और इमोशंस नहीं होते। आपकी पर्सनल फीलिंग होती है, दे डू नॉट डिस्क्राइब एथिक्स। जैसा कि मैंने अभी आपके ऊपर डिस्कस किया कि एथिक्स इज द स्टडी ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, लेकिन आपके इमोशनल बेसिस पे वो चीज़ डिसाइड नहीं होती कि वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए आपने रास्ते पे एक पपी को देखा और वो पपी जो है बरसात में भीग रहा है, और वो बरसात में भीग रहा है, तो आपको लगता है कि उस पपी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये आपका पर्सनल इमोशन है। हो सकता है उसका वो जो भीग रहा है वो बेसिकली गर्मी फील कर रहा हो, वो हीट फील कर रहा हो, तो वो खुद ही वहाँ पे बरसात में जाके खड़ा हो। तो इस कंटेक्स में अगर आप ये डिसाइड कर लिया और आपने डिक्लेयर कर दिया कि
इफ अ पपी इज बेसिकली गेटिंग वेट इन रेन इट इज रॉन्ग, ये आपके इमोशनल फीलिंग्स है या आपका इमोशनल डिसीजन, इट इज नॉट कंसर्न विद द एथिकल स्टडी। एथिक्स जो होते हैं इमोशन के बेस पे डिसाइड नहीं होते, वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे डिसाइड होते हैं, जो सारे ह्यूमंस पे यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सके, नॉट ऑन वन पर्सन और ऑन वन केस। तो इस केस में ये प्रिंसिपल्स राइट्स की, ऑब्लिगेशंस की, सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट होता है क्या नहीं होता, फेयरनेस, किसी के साथ गलत या इनजस्टिस तो नहीं हो रही, और स्पेसिफिक वर्च्यूज की बात करता है। फीलिंग्स उनमें रोल प्ले करती हैं डिसाइड करने में कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो इमोशंस वो एथिक्स का या कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेसिस पे या एब्सोल्यूट बेसिस पे हमको नहीं बता सकती कि कोई चीज़ राइट है या रॉन्ग है। दूसरा, एथिक्स जो होते हैं ये रिलीजियस बिलीव्स की तरह सिमिलर नहीं होते या सेम नहीं होते। ये बात सही है कि रिलीजन भी बताता है कि क्या सही होता है और क्या गलत नहीं होता, लेकिन इस कंटेक्स में जरूरी नहीं है कि रिलीजन जो हमेशा बताए वो सही हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिलीजन ये बोलता है कि सेक्रीफाइसेस आर अलाउड, मतलब भगवान के लिए अगर आप किसी एनिमल की या किसी ह्यूमन की सेक्रीफाइस देते हैं तो वो सही है, उस केस में रिलीजन के हिसाब से वो राइट है। लेकिन एथिकली अगर आप देखेंगे तो आप किसी ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सेक्रीफाइस करके, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि एथिक्स और रिलीजन मैच खाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एथिक्स और रिलीजन की ओवरलैप करती हैं, और कई बार जनरली कई सोसाइटी में रिलीजन से ही एथिकल गाइडेंस निकल के आता है, लेकिन इससे इसका ये मतलब नहीं है कि एथिक्स रिलीजन के साथ ओवरलैप करता है। रिलीजन, पहली बात तो ये है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स या अपनी पर्सनल जो जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से चीज़ों को सही या गलत बोलता है। एथिक्स सारे इंसान को, चाहे वो उस रिलीजन का हो चाहे वो उस रिलीजन का नहीं हो, उन सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ एक तराजू पे तौल के एक साथ जज करता है कि उस इंडिविजुअल का एक्शन सही है या गलत है। तीसरा, एथिक्स जो होता है जरूरी नहीं होते कि लॉज से डिटरमाइन होते हैं। ये बात सही है कि लॉज कई सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, सोसाइटल कंसेंसस जिस पे होता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर पे, उस पे मतलब सोसाइटी जो चीज़ एक्सेप्ट करती है एथिकली जनरली उनको ही लॉज बनाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सोसाइटी जो चीज़ एक्सेप्ट करे हमेशा वो चीज़ सही हो। जैसे अगर हम बात करें तो 1990s के पहले साउथ अफ्रीका में एपरथीड का लॉ था, जिसमें ब्लैक्स और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन लीगली अलाउड था। इसी तरह से प्री सिविल वॉर, मतलब अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ था उसके पहले, सिविल वॉर के पहले अमेरिका में लीगली स्लेवरी जो है, वाइट्स ब्लैक्स को स्लेव्स बना सकते हैं, ऐसा लीगली अलाउड था। तो यहाँ पे लीगली अगर आप किसी को स्लेव बना रहे हैं किसी ब्लैक पर्सन को, तो वो तो सही माना जाएगा। लेकिन क्या ये एथिकली सही है? बिल्कुल भी नहीं। एथिकली आप अगर किसी को स्लेव बना रहे हैं या किसी ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो लीगली तो वो सही हो जाता है, लेकिन एथिकली सही नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि एथिक्स और लॉ दोनों सेम हो। लॉ जनरली एथिक्स को अकाउंट में लेके बनाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉ एथिक्स के साथ मैच खाएं। कई बार कई चीज़ें लीगली सही की जाती हैं, वो सही भी मानी जाती हैं, लेकिन एथिकली वो चीज़ सही नहीं होती। देन उसके बाद, एथिक्स इज नॉट डिफाइंड बाय सोशल सोसाइटल नॉर्म्स। सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं वो डिफाइन नहीं करते कि एथिक्स जो है वो क्या होंगे। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में, जैसे इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करूं तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, जहाँ पे इनइक्वालिटी जो होती है सोसाइटी में अलग अलग कास्ट में वो एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन क्या ये एथिकली सही है कि अपर कास्ट किसी एक पर्टिकुलर कास्ट किसी एक दूसरी लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करे, उनको डिस्क्रिमिनेट करे, उनके साथ उनका सप्रेशन करे? क्या ये एथिकली सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हों वही एथिक्स में कन्वर्ट हो। तो एथिक्स जो है ये अपने स्टैंडर्ड्स कुछ सेट प्रिंसिपल्स पे खुद डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पे सारे इंडिविजुअल्स को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सारे इंडिविजुअल्स को एक यूनिवर्सल, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे जज किया जाता है, जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो चीज़ एथिकली सही है या गलत है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद में एथिक्स जो है, लास्ट पॉइंट, एथिक्स जो है ये अकेले पर्सनल मॉरलिटी नहीं है। आपकी पर्सनल मॉरलिटी बोल सकती है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम में चीटिंग करी, तो आपने चीटिंग करी तो लेट अस से एथिकली तो ये चीज़ गलत है क्योंकि आपको एग्जाम में चीटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एग्जाम के एक दिन पहले आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उस कारण से आप नहीं पढ़ पाए, और नहीं पढ़ पाए तो उस कारण से, नहीं पढ़ पाने के कारण नेक्स्ट ईयर आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, और कंडीशन ये थी कि अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, जिससे आपके पेरेंट्स को है जो है और ज़्यादा नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस केस में आपने चीटिंग करी, और जब आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मैं चीटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तबीयत ख़राब थी, उनकी हेल्थ को देखते हुए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में आपने अपनी मॉरलिटी को एथिक्स बना लिया। आपने ये बोल दिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और
जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, अगर कोई ऐसी चीटिंग करता है तो वो सही माना जाए, तो उस केस में ये आपकी पर्सनल मोरालिटी को आप एथिक्स जनरल सोसाइटी के लिए एक रूल बनाने की या स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होता। एथिक्स जो होती है वो सारे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिंगल इंडिविजुअल। तो आपकी पर्सनल मोरालिटी अकेले एथिक्स नहीं होती। ये बात सही है कि पर्सनल मोरालिटी से ही निकल के कहीं ना कहीं एक एथिक्स के रूल निकल के आते हैं, क्योंकि जब सारे इंडिविजुअल्स की पर्सनल मोरालिटी एक सिमिलैरिटी शो करती है, एक मैच शो करती है, तो उस केस में वही उस सोसाइटी के एक एथिकल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि एक पर्सनल मोरालिटी एथिक्स का पार्ट हो। इसके बाद एक लास्ट चीज जो आती है, दैट इज मॉरल एब्सोल्यूटिज्म एंड रिलेटिविज्म। ये भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन है। एथिक्स जो होती है, एथिक्स की एक खास चीज है जो हमको एथिक्स को पढ़ते टाइम हमको समझनी होती है, याद रखनी होती है। एथिक्स कोई एक यूनिवर्सल लॉ की तरह हो, इस पर एक बहुत बड़े कॉन्ट्रोवर्सी चलती है। कुछ लोगों का मानना है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब इस फिलॉसफी को बोलते हैं मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। मतलब ये आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप लगाओ तो वो प्रिंसिपल्स सही होते हैं और वो उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, वो सबके हिसाब से सही है, गलत माने जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा है ह्यूमन किलिंग शुड नॉट बी अलाउड, तो ये ह्यूमन किलिंग शुड नॉट बी अलाउड अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द वर्ल्ड, सेम तरीके से अप्लाई होना चाहिए। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि ट्राइबल सोसाइटीज को किलिंग अलाउड या उनकी जो किलिंग है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी जो है या डेवलपिंग सोसाइटीज जो है वहाँ पे ह्यूमन किलिंग जो है वो अलाउड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस जो है वो अनसिविलाइज्ड होते हैं। ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं होते। यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल एथिक्स का मतलब है एब्सोल्यूट मॉरल, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड प्लेस दीज मॉरल स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू द होल वर्ल्ड एनीवेयर। जबकि मॉरल रिलेटिविज्म की फिलॉसफी ये बोलती है कि एथिक्स जो होते हैं ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब ये टाइम और प्लेस के हिसाब से अप्लाई होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पुरानी एंशियंट सोसाइटीज़ की, तो वहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जो हैं, ये ह्यूमन सेक्रीफाइसेस सही माने जाते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि वहाँ पे भगवान जो है वो भगवान खुश होंगे और खुश होंगे तो वो हमको प्रॉस्पेरिटी देंगे। लेकिन अगर हम मॉडर्न डे सोसाइटी की बात करें तो मॉडर्न डे सोसाइटी में ह्यूमन सेक्रीफाइसेस आर नॉट कंसिडर्ड एथिकली राइट। तो रिलेटिव एथिकल रिलेटिविज्म ये बोलता है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं प्लेसेस और टाइम के हिसाब से। तो हमारी सोसाइटी में जैसे मान लीजिए किसी एनिमल को भगवान का फॉर्म मानना या भगवान का हाउस मानना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन दूसरी कोई सोसाइटी हो सकती है वहाँ पे एनिमल्स आर सीन एज मियरली एनिमल्स, दे आर कंसिडर्ड फूड, they are considered source of meat, milk, and any other property या any other labor form, but not as a form of God या not as a house of God। तो उस कंटेक्स में उनके एथिक्स और हमारे एथिक्स मैच नहीं खाते। तो ये मॉरल रिलेटिविज्म ये बोलता है कि ठीक है वो मैच नहीं खाते, बट स्टिल दोनों के एथिकल स्टैंडर्ड्स अपनी अपनी जगह सही है जो उनकी सोसाइटी पे अप्लाई होते हैं। तो ये यूनिवर्सल एथिक्स या मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की फिलॉसफी और मॉरल रिलेटिविज्म की फिलॉसफी अलग अलग है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे आप एथिक्स हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई जगह पे अगर आप मॉरल प्रिंसिपल्स को वैसा का वैसा ही लगाने की कोशिश करोगे तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन आ सकता है। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दोगे, वहाँ पे आप अलाउ करोगे कि ठीक है इस कंडीशन में, इन सर्कमस्टेंसेज में ये वाले एथिक्स का या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का वायलेशन एक्सेप्टेबल माना जा सकता है, इट इज़ रिलेटेड टू द सर्कमस्टेंसेज और सिचुएशन, तो उस केस में वहाँ पे पीसफुली आप सिचुएशंस को रिजॉल्व कर पाते हो। तो ये डिफरेंस होता है। ये एथिक्स की दो स्ट्रीम होती है, एथिक्स के दो लेवल्स होते हैं समझने के, कि आप किस जगह पे कितना एथिक्स के प्रिंसिपल्स को लगाओगे और उसके हिसाब से जजमेंट करोगे कि वहाँ पे जो एक्शन है वो सही है गलत है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इस लेक्चर में कि एथिक्स का मीनिंग क्या है, एथिक्स का पर्पस क्या है, वाई आर एथिक्स, वाई डू वी स्टडी एथिक्स। और ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि एथिक्स का वैल्यूज से क्या डिफरेंस है, एथिक्स का मॉरल्स से क्या डिफरेंस है, एथिक्स का रिलीजन से क्या डिफरेंस है, एथिक्स का लॉज से क्या डिफरेंस है, और एथिक्स के सोसाइटल नॉर्म्स से क्या डिफरेंस है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस एथिक्स के बनाऊँ, एथिक्स के सिलेबस को सिस्टमेटिकली कवर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के जरूर बताइएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोर एंड मोर लेक्चर्स ऑफ एथिक्स एंड कंप्लीट द सिलेबस ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।